हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वन है, ये फिच रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को पहले से कट कर दिया है, उससे रिलेटेड है। दूसरा जो आर्टिकल है वो आईएमएफ चीफ है, उन्होंने यूएसए के इन्फ्लेशन रिस्क से रिलेटेड बात की है, तो उससे रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे आईएमएफ से रिलेटेड भी देखेंगे पूरा क्या कुछ है। एंड थर्ड जो आर्टिकल है वो है हायर ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है यूरोजोन में, यूरोपियन यूनियन ने बताया है, तो मतलब उससे रिलेटेड देखेंगे, यूरोपियन यूनियन के कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम। जो फोर्थ है, ये चाइना ने अपनी जो टेक कंपनीज हैं उनके ऊपर फाइन वगैरह लगा दिया, तो उससे रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वन है, ये फिच जो रेटिंग एजेंसी है ना, फिच रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडिया की जीडीपी का जो ग्रोथ है, रियल जीडीपी ग्रोथ, वो 2021-22 की पहले 12.8% थी, उसको डिक्रीज करके 10% कर दिया है। तो 10-12 के आसपास मतलब हमारी जीडीपी ग्रोथ का मतलब इनका एस्टिमेट है, ये समझ लेना। हमें डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि रियल जीडीपी ग्रोथ को इन्होंने मतलब 10% किया है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होती है? ये होती है एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। एक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होती है, एक रियल जीडीपी होती है। रियल होती है जो बेस प्राइस होता है, बेस ईयर होता है, उसके साथ हम जो इन्फ्लेशन वाला जो रेट होता है उसको एडजस्ट कर देते हैं, है ना, तो आ जाती है मैंने रियल। और नॉमिनल होती है जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है, जैसे अभी वाला जो ईयर चल रहा है, इसमें जो इन्फ्लेशन है उसके साथ जो जीडीपी है ना, जो फाइनल गुड्स और उनका प्रोडक्शन होता है, तो उनके जो जीडीपी होती है वो मतलब प्रेजेंट ईयर में जो होती है वो होती है नॉमिनल। और उसको जो बेस ईयर मानते हैं, जैसे 2011-12 बेस ईयर मान लो 1 मिनट के लिए, तो उस ईयर पे जो थी ना, उसको आज वाला जो इन्फ्लेशन की वजह से जो रेट बढ़ गया है, उसको एडजस्ट कर दें इन्फ्लेशन के साथ, तो हो जाती है रियल जीडीपी। तो रियल मतलब ये रियल की बात की गई है। रीजंस क्या है कि हमारी इन्होंने लो की है, इन्होंने यही कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी स्लोवर ग्रोथ रेट से इंक्रीज होगी। जो एक्सपेक्टेड था कि एकदम से हमारी राइज कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी और प्री पेंडेमिक लेवल पे पहुंच जाएगी, तो वो एक्सपेक्टेड इनकी जो रिकवरी है उन्होंने बताया कि स्लो होगी रिकवरी। वहीं कोविड-19 हमारे रेस्ट्रिक्शंस थे, लोकलाइज लॉकडाउन हो गया था, हर एक स्टेट ने अपना अपना लोकल जो लॉकडाउन्स लगे थे। मेडिकल एक्सीजेंसीज थी, राइजिंग जॉब लॉस है, बैंक्स का जो एसेट क्वालिटी है वो मेन चैलेंज है ना, कि बैंक ने जो एसेट क्वालिटी जो है अभी, तो उसमें जो जैसे गवर्नमेंट ने अभी रिलीफ आउटले दिया है ना, जो एमएसएमईज हैं या दूसरे जो बोरोवर्स हैं, तो उनको ये रिस्क भी है कि शायद आगे मतलब रिकवरी ना कर पाएँ जो 22-23 तक ऐसे। एंड दूसरा यही जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई सेक्टर जो हमारा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, वो काफ़ी अभी स्ट्रेस सिचुएशन में है। रिटेल बोरोवर हैं वो भी शायद मतलब रिटर्न ना कर पाए, मतलब ऐसे। तो एसेट क्वालिटी है मेन चीज़ बैंक्स का ये है। दूसरा जो क्रेडिट डिमांड है, बैंक्स के जो क्रेडिट जो लोन लेते हैं लोग, वो भी कम है, अभी बिलो नॉर्मल है। नॉर्मल लोगों का लगा लो, चाहे जो भी बिजनेस हाउसेज हैं, तो क्रेडिट डिमांड भी इतनी नहीं है। एंड जो कॉरपोरेट्स हैं और कंज्यूमर हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है अभी इकोनॉमी में बहुत कम है ना, इसीलिए बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कंज्यूमर की डिमांड नहीं है। एंड वहीं और दूसरा जो की बिजनेस सेंटर्स थे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, मेन जो बिजनेस थे, वहाँ भी हमारा डिसरप्ट हो गई है। जितना सोचा था कि भाई इतने इतना इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसे ऐसे ग्रो करेगा, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। जो एक्सपेक्टेड रिबाउंड थी ना, मतलब इतनी रिकवरी हो जाएगी ऐसे और हम पूरे प्री पेंडेमिक लेवल पे पहुंच जाएंगे, उतना एक्सपेक्टेशंस अब नहीं है। मेन चीज़ यही है कि एक तो ये ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में अभी, नहीं लोगों में है तो कंज्यूमर की डिमांड भी नहीं, वहीं सारा कोविड सिचुएशन है ना, जॉब लॉस, ये सब पैसा है ही नहीं तो। और दूसरा इन्फ्लेशन भी अपना हाई हो गया है, कॉरपोरेट बिजनेस हाउसेज हैं वो मतलब डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं हो रही, प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो सर्कल हमारा अभी थोड़ा सा फिक्स सी सिचुएशन आ गई है, स्टेगनेशन सी सिचुएशन है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो कम कर दिया हमारा। रदर की ग्लोबल लेवल पे और बहुत सारी इकोनॉमी, चाइना है, यूएसए है, वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस है। हमने देखा ना, यूरोजोन का भी एक्सपेक्टेड है, चाइना यूएसए का भी हम अगले न्यूज़ में देखेंगे, काफ़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंडिया की जबकि स्लो हो रही है, जबकि हमारी तो डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमी है हमारी, तो हमारी फास्ट होनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट अपनी न्यूज़ हो गई है। सेकंड न्यूज़ है, आईएमएफ के चीफ इन्होंने बताया कि यूएसए जो है उसमें इन्फ्लेशन का रिस्क है अभी, एंड यूएसए की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 7% है अब की बार, एंड ग्लोबल ग्रोथ रेट 6% है। मतलब हम अब अपनी इंडिया से कंपेयर करें तो हमारी जो एक्सपेक्टेड, ये जो लोग बता रहे हैं 10% या कहीं पे हमारी 8-9% जो भी है, लेकिन हमारी इनके कंपेयर में अगर देखें तो हमारी कम से कम 14-15% होनी चाहिए थी एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, तो काफ़ी मतलब तो ओके ओके होता हमारे लिए, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमी है हमारी।
और जब ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ ही 6% है और यूएसए की 7% है, तो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट ओके, हम इस न्यूज़ को देखते हैं। यूएसए का जो मतलब ये है कि ग्रोथ इतनी क्यों हो रही है और ये सब इन्फ्लेशन का रिस्क क्यों है, वो इसलिए कि यूएसए ने मल्टी ट्रिलियन फिजिकल सपोर्ट दिया अभी, है ना, बहुत सारा पैकेज दिया है, जैसे हमने भी अनाउंस किया था, ऐसे ही इन लोगों ने ट्रिलियंस में अपना पैकेज अनाउंस किया, फिजिकल सपोर्ट दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, चाइल्ड केयर पे, कम्युनिटी कॉलेज ट्यूशन, होम केयर फॉर एल्डरली डिसेबल्ड जो पर्सन है उनके लिए। तो इस वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो गया है, जब ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्फ्यूज़ कर दिया है ना, पैसा लोगों के पास ज़्यादा आ गया, मार्केट में ज़्यादा आ गया, तो इन्फ्लेशन का चांस रहता है अगर सप्लाई उस रेट से ना हो तो। और इस वजह से इन्फ्लेशन प्रेशर होगा तो हमें और सब लोगों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मेन चीज़ यही है कि इंटरेस्ट रेट वो राइज़ करेगा वहाँ पे। इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा इकोनॉमी में तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट राइज़ करता है, ताकि मतलब थोड़ा पैसा बाहर निकाला जाए, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो लोग उसमें बैंक्स में जब पैसा डिपॉजिट करवाएंगे कि इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है। तो इस वजह से मतलब जब इंटरेस्ट रेट यूएसए का फेडरल बैंक जब इंक्रीज करता है, तो जो हमारे पास आके लोगों ने पैसे जमा करवाए थे, जैसे इंडिया में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, वो यहाँ से पैसा निकाल के वापस वहीं पे जाके डिपॉजिट करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इनको इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है। हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, और यूएसए में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब 1-2% या 2 जो भी है, मतलब कम हमसे, तो इसलिए वो यहाँ आते हैं। तो इस वजह से जब यूएसए का हायर इंटरेस्ट रेट होगा तो हमारा जो कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा, जो भी इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, वहाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होता है, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा मिलेगा तो वो लोग जो हमारा एकदम कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा वो चला जाएगा। तो ये हमारे लिए या दूसरी कंट्रीज जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए उनके लिए अच्छा नहीं होता है, बट रेदर की बस ये कि इनफैक्ट हमारा ये होगा कि ट्रेड बढ़ेगा इससे, है ना। यूएसए अगर ग्रो करेगा तो दो जिनके साथ उनका ट्रेड रिलेशंस है वो भी इंक्रेज होगा, जैसे इंडिया का काफ़ी एक्सपोर्ट रहता है यूएसए के साथ, और हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो पॉजिटिव रहता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारी पॉजिटिव ट्रेड रहता है यूएसए के साथ, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं यूएसए से, तो हमारे साथ अच्छा रहेगा कि यूएसए इंक्रीज करेगा तो हमारा भी ग्रोथ होगा, है ना। ये तो इसकी न्यूज़ थी। दूसरा आईएमएफ देख लेते हैं हम क्या है। आईएमएफ ये है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, यूएसए में ही ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, इसी में आईएमएफ बना था, और साथ में ही वर्ल्ड बैंक का नाम आईबीआरडी था उस टाइम पे। तो ये ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोलते हैं आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को। तो 44 में मीटिंग हुई थी ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंग आईएमएफ बना था। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन, मतलब यूएसए में ही है। अभी प्रेजेंटली 190 मेंबर्स हैं, और जो लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ उसमें वो अंडोरा है, प्रिंसिपलिटी ऑफ अंडोरा करके है, 2020 में ऐड हुआ है। और ये कब बना था, दिसंबर 1945 में बना है। इंडिया ने उसी टाइम ज्वाइन कर लिया था 45 में, तो मतलब उसी टाइम ओरिजिनल मेंबर है इंडिया, है ना। और उस टाइम पे हम मतलब कोलोनाइज थे 45 में। तो एंड जो कोटा है, इसमें कोटा सेट होता है कि कंट्री कौन सी कंट्री का कितना कोटा होगा, तो ये हमारा इंडिया का है 2.75% है। एंड एसडीआर जो इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है यहाँ पे, एसडीआर जो आईएमएफ में हम एसडीआर में अपना करेंसी रखते हैं, वो 19 एसडीआर जो है ये 1969 में लेकर आया था आईएमएफ के अंदर, और ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, और ये करेंसी नहीं है, मतलब ये ऐसे डॉलर रुपया होता है, ऐसे करेंसी नहीं है ये। इसमें 4-5 करेंसियां हैं जिनको मिलाकर मतलब एसडीआर बनता है, और उसी जो जो करेंसीज हैं उसी फॉर्म में हम अपना पैसा रखते हैं। 5 करेंसीज हैं, है ना, तो उनमें हम डील करते हैं, जैसे डॉलर है, यूरो है, येन है, एंड चाइनीज रेनमेन भी है, मतलब तो इन्हीं में हम अपना पैसा रखते हैं एसडीआर में। एसडीआर एज सच कोई करेंसी नहीं है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बहुत जगह कि एसडीआर करेंसी है कि नहीं है। एंड इसमें ये है जीएबी और एनएबी क्या है। तो जीएबी जर्नल अरेंजमेंट टू बोरो है, एनएबी क्या है, न्यू अरेंजमेंट टू बोरो। तो ये जो टर्म्स है ना, सिंपली यूपीएससी शायद पूछ भी चुका, और नहीं तो पूछता है, मोस्टली टाइम पूछता है कि सिंपल दे देगा कि जर्नल अरेंजमेंट टू बोरो या जीएबी या एनएबी किससे रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन होगी, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, ऐसे। तो मतलब हमें थोड़ी थोड़ी टर्म्स में इनकी याद रखनी है, एक पूरा कवर नहीं हुआ क्योंकि आईएमएफ बड़ा ही है, इसमें कई सारी और बोरोइंग विंडोज भी हैं जो हमने अभी नहीं देखी है। तो ये मोस्टली स्टेबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है, कोऑपरेशन के लिए काम करता है ना आईएमएफ। और जो बीओपी क्राइसिस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, जैसे 91 में हमारी हेल्प की थी, तो ऐसे स्टेबलाइज करने की काम करता है इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल लेवल पे आईएमएफ, लेकिन अपनी कुछ कंडीशंस रखता है ना। एंड आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ एंड वर्ल्ड बैंक, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। हर साल, मतलब हर साल नहीं तो अल्टरनेट ईयर्स पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब इन तीनों में से कोई भी, मतलब कैसे भी टफ सा देता है, इतना इजी नहीं देता है। तो लेकिन कोई भी अगर अब की बार भी एग्जाम दे रहा है तो आप इन तीनों में से तो पक्का अच्छे से करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली ही आता ही है
है ना, तो इग्नोर नहीं कर सकते हम इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। ओके, अगला देखते हैं हम थर्ड हमारी हायर ग्रोथ इन यूरोजोन। ओके, तो ये यूरोपीय यूनियन ने बोला है कि जो यूरोजोन है वहाँ पे मतलब अभी जो ग्रोथ होगी वो एक्सपेक्टेडली हाई होगी, है ना, तो इस वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन भी हाई हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर प्राइसेस वगैरह ज़्यादा नहीं रहेंगे मतलब ऐसे, और मतलब इनका सर्विस सेक्टर अच्छा रहेगा। दूसरा, टूरिज्म बूस्ट होने की संभावना है, मतलब अगर थोड़ी थोड़ी अब इकोनॉमी ओपन होंगी तो मतलब टूरिज्म बढ़ेगा, मतलब इनका अच्छा रहेगा, इकोनॉमी एक्टिविटी सब बढ़ेंगी ये सब। तो बस इनको थोड़ा सा डेल्टा वेरिएंट की वजह से कंसर्न्स हैं, और मतलब इनका पॉजिटिव रहेगा, मेन चीज़ यही है। हम अपने एग्जाम के लिए देखते हैं क्या है। यूरोजोन जो है ये 19 कंट्रीज है इसमें, और इनकी सिंगल करेंसी है ना। यूरोजोन में जो सारे यूरोपीय यूनियन है जिसमें 27 मेंबर्स हैं, 27 मेंबर हैं यूरोपीय यूनियन में, लेकिन सारे के सारे यूरोजोन में नहीं आते। यूरोजोन में सिर्फ 19 कंट्रीज हैं, और जो करेंसी शेयर करते हैं, मतलब एक ही करेंसी है यूरोजोन में। और यूरोपीय यूनियन देखते हैं, ये 93 में बना था, 1993 में मैस्चराइट जो ट्रीटी है ना उसके थ्रू बना था। तो सिंपल सा आ जाए, मैस्चराइट ट्रीटी किससे रिलेटेड है, तो यूरोपियन यूनियन बना था उस टाइम। और यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं, अभी ब्रिटेन ने, UK ने जो छोड़ दिया है अभी, है ना। और इसी में एक ये सेजेन एरिया भी, सेजान एरिया करके, ये क्या है, ये इसमें पासपोर्ट कंट्रोल नहीं होता है ना। एक मतलब आपके पास एक पासपोर्ट है, आप सारी कंट्रीज में घूम सकते हो, और दूसरा पासपोर्ट कुछ लेने की जरूरत नहीं होती, है ना। और सिंपल सा याद रखना है, सेजान जो एरिया है ये कौन से हैं। एंड यूरोपीय काउंसिल है और यूरोपीय कमीशन है इसी में, यूरोपीय यूनियन में ही। तो यूरोपीय काउंसिल जो है ये पॉलिटिकल डायरेक्शंस वगैरह देती है ना। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल हेड्स वगैरह होते हैं इसमें, पॉलिटिकल डायरेक्शंस देने के लिए। एंड यूरोपीय कमीशन क्या है, ये एग्जीक्यूटिव आर्म है, जैसे काम करती है, जैसे ब्यूरोक्रेसी होती है हमारी, है ना। तो काम तो ब्यूरोक्रेट करते हैं, तो इस तरह से है ये डे टू डे वर्क करना, मतलब यूरोपीय कमीशन में आता है। ये एग्जीक्यूटिव काम है, मतलब आर्म है एग्जीक्यूटिव। लिस्बन ट्रीटी, यस, ये भी इसी से रिलेटेड है ना, 2009 में आई थी, और इसके अंडर ही मतलब कोई भी मेंबर यूरोपीय यूनियन को छोड़ सकता है। इसमें आर्टिकल 50 है एक। तो यूनाइटेड किंगडम ने जो छोड़ा है अभी, तो ये लिस्बन ट्रीटी के थ्रू ही है। तो ट्रीटी याद रख लेनी है यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। एक तो मास्चराइट ट्रीटी थी जो इसके थ्रू बना था यूरोपियन यूनियन, और ये लिस्बन ट्रीटी है जिसके थ्रू हम छोड़ सकते हैं ना, मतलब यूरोपियन कंट्रीज। ओके, एंड फोर्थ है चाइना ने अभी अपने अलीबाबा और टेंसेंट, ये इसकी टेक कंपनीज हैं जिनके ऊपर अभी एंटी मोनोपोली केस के थ्रू फाइन लगाया इनके ऊपर। तो अभी कल भी हमने न्यूज़ डिस्कस किया था कि चाइना अपने जो कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, उनको देख रहा है कि कहीं, एक तो कल वाली न्यूज़ में स्टॉक मार्केट को देख रहा है अपना, कोई बाहर अगर रजिस्टर्ड हो रहा है किसी भी दूसरी कंट्री के स्टॉक मार्केट पे। तो और जितने भी इनका जो टेक कंपनीज हैं, जो भी इनका, कल वाली न्यूज़ में हम देखा था ना एक प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, है ना, तो उसमें सब जो भी प्लेटफॉर्म इकोनॉमीज हैं, जो भी टेक कंपनीज हैं, ऑनलाइन इकोनॉमी है, उन सबको अपना ट्रैक कर रहा है ना। तो इसी के थ्रू इन्होंने फाइन लगाया एंटी मोनोपोली केस में, कि ये जो कंपनीज हैं बहुत ज़्यादा दूसरी कंपनीज को बाय कर रही हैं, खरीद रही हैं, एक्वायर कर रही हैं स्टेक्स अदर कंपनीज में। और अगर सच ऐसा चलता रहा तो ये डोमिनेट हो जाएंगी, है ना, मतलब पूरी ये जो कुछ टेक कंपनीज हैं, अलीबाबा है, टेंसेंट है, तो ये उन लीडर्स को, जो चाइना के लीडर्स, उनको पसंद नहीं आ रहा कि डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। ये कंपनीज फिनेंस में, हेल्थ केयर में, दूसरे सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे पूरा बाय कर रही हैं, है ना। तो इनका लीडर्स का फोकस अब टेक कंपनीज पे। इसलिए जो भी कोई वायलेट करता है, थोड़ा जैसे इन पे फाइन लगाया कि इन्होंने कंपटीशन के रूल्स हैं उनको वायलेट किया है, डेटा प्रोटेक्शन के रूल्स पे, सेंसरशिप पे, अदर्स जो भी चीज़ें हैं उन पे इनको फाइन लगाया जा रहा है। जैसे अलीबाबा को थोड़ा टाइम पहले भी लगाया था काफ़ी। और DD ग्लोबल जो कल न्यूज़ हमने देखी थी, ये राइड प्रोवाइडर, मतलब राइड प्रोवाइड करती है और उबेर ओला की तरह। और ये अभी जो USA के वहाँ स्टॉक मार्केट में इसने अपने आप को रजिस्टर किया था, तो इस वजह से इसके ऊपर भी पूरा ट्रैकिंग चल रहा है, कस्टमर डाटा के लिए बोला है कि आप हमें प्रोवाइड करें। तो ये एक तरह से चाइना अपनी सारी कंपनीज को भी अंडर कंट्रोल रख रहा है कि कभी किसी एक का डोमिनेंस ना हो, है ना, क्योंकि पूरी ही कभी सिस्टम हिला दे सेंसिटिव एरियाज में, कम से कम उनका मतलब इतना डोमिनेंस ना हो। एंड इसलिए इन सबको ट्रैक किया जा रहा है पूरी तरीके से। तो उसकी अपनी प्लान्स हैं। ओके, मतलब अपनी कंट्री को सेफ रखना है, स्टेबलाइज रखना है, सीधी सी बात है। एंड अब रिपोर्ट्स देखते हैं हम। तो दोनों ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट है, ये वीपो रिलीज करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट करता है। तो सेम है, लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्ट है, तो ऐसे याद रख लेना। दूसरा जो रिपोर्ट है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना। तो हमें याद रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो सेम है वो, तो WIPO ही आ जाएगी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। एंड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट इंडेक्स है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। और हमने सारी न्यूज़ कर दी है। एंड थैंक यू सो मच।